You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Good morning, sir. वेंसडे को इस बार आप लोग का सेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि सुनने में आया कि आप लोग की क्लासेस हैं उस दिन। आकाश में आपकी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं और कमिंग संडे को भी कोई पीटी होने वाला है। तो वेंसडे को फिर सेशन नहीं हो पाएगा। ट्यूसडे गणेश चतुर्थी है, उस दिन सब लोग पूजा वूजा करोगे, उसमें आना टेस्ट देना थोड़ा ऑड होगा। मैं खुद उस दिन 10 से 11 बजे से पहले अमरावती नहीं पहुंचूंगा, तो इसलिए इस बार ऑनलाइन ही टेस्ट आप लोग को देना पड़ेगा। डेट वगैरह दिन वगैरह डिसाइड कर लेंगे, सैटरडे को देना है या संडे को देना है, संडे को ड्यूटी के बाद पीटी के बाद देना है, कैसे करेंगे वो देख लेंगे। लेकिन टेस्ट इस बार ऑनलाइन ही रखते हैं। फिर देखो, लास्ट क्लास के डिस्कशन में कैलकुलेशन के पार्ट को अगर हम इग्नोर कर दें, कैसे कैलकुलेट हुआ, कितना आया वैल्यू, ये सबको मैं कुछ देर के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे कैलकुलेशंस थे, लेकिन हमको समरी समझ में आना चाहिए कि फाइनली एक्चुअली हुआ क्या। तो जब भी वेरिएबल फोर्स एक्स वाई इंक्लूड करके कोई भी फोर्स के कारण वर्डन निकालने बोला जाए और ये बात का जिक्र ना हो कि बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक कैसे लेके जा रहे हो, तो डेफिनेटली इसका मतलब कि वो पाथ डिपेंडेंट है। और अगर पाथ गया कि उसको इस पर्टिकुलर पाथ से मूव करके लेके जाना है, तब दोनों बातें हो सकती है। वो कंजर्वेटिव भी हो सकता है और वो नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने कल जो 2 क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में, तो उसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो फोर्स था ए वाला पार्ट, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स था। इसमें हमने अलग अलग पाथ भी दिए, तब भी हमारे आंसर सबके सेम आए, 63 जूल। लेकिन दूसरा वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव था।
तो इसके जो आंसर्स आए वो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग आए, और यही होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। चाहे हम कोई भी पाथ से बॉडी को लेके जाए, वर्क डन सेम होता है, और नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन अलग होता है। तो अगर पाथ दिया हुआ है और एक सिंगल क्वेश्चन हमको करना है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक सिंगल क्वेश्चन करना होगा, तो डायरेक्टली हम वर्क डन निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमको समस्या आ रही है या फिर दो क्वेश्चन करने हैं सेम ही फोर्स से दो अलग अलग पाथ के लिए, और अगर हम ये बात को चेक कर लें कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है क्या, तो जैसे ही हमारा फोर्स कंजर्वेटिव हो गया तो हमको अलग अलग पाथ के लिए कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर कंजर्वेटिव हो गया तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट वाली बात आ जाएगी। मतलब ए टू बी हम कैसे भी लेके जाएंगे तो वर्क डन सेम होगा। तो उस तरह के फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, और एक कांस्टेंट फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है। इसीलिए जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन निकालने की बात आती है, तो कैसे बॉडी मूव कर रहा है ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। तो हाउ टू चेक, अभी का जो डिस्कशन है, हाउ टू चेक that the given force is conservative. कंजर्वेटिव गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है, ये कैसे चेक किया जाए? तो सबसे पहले देखेंगे कि वो फोर्स कांस्टेंट है क्या। ए कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। कांस्टेंट फोर्स अगर हो गया जैसे 3i+2j-k, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है। जो फर्स्ट डे हम लोग ने क्वेश्चन किया था, अगर हम इसको रिकॉल करने की कोशिश करें तो पहले ये चार वर्क डन जो हमने निकाले थे, इसमें सारे फोर्स कांस्टेंट थे। इसके बाद भी ये जो फोर्स हमने लिखा था ये भी एक कांस्टेंट फोर्स था, इसलिए हमने सीधे डिस्प्लेसमेंट निकाला, उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। इवन ये वाला जो क्वेश्चन था जो अगले दिन हमने कंप्लीट किया था, इसमें भी एफ जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स्ड है। ग्रेविटी भी एक कांस्टेंट फोर्स है। टेंशन एक वेरिएबल फोर्स है, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया था कि टेंशन के कारण वर्क डन होगा ही नहीं, इसलिए कैसे मूव किया बॉडी उस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो कांस्टेंट फोर्स हो तो फिर पाथ की कोई जरूरत ही नहीं है कि कैसे बॉडी मूव कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल केस में बात आती है। तो कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव वाली बात। और दूसरा, अ वेरिएबल फोर्स कैन बी कंजर्वेटिव, a variable force can be conservative if ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए। और ये डिटर्मिनेंट है क्या? तो ये है आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो ये फोर्स कंजर्वेटिव माना जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, ये क्या हमने लिख दिया, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कोई भी फोर्स दिया जाता है तो उसका एक आई के साथ कोएफिशिएंट होता है,
उसका एक जे के साथ कोएफिशिएंट हो सकता है और उसका एक के के साथ कोएफिशिएंट हो सकता है। ये पूरा कोएफिशिएंट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आई का साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उस कंबाइंड पूरे टर्म को जितना भी होगा, एक है, दो है, तीन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस सबको एफ एक्स बोलेंगे। जे के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको एफ वाई बोलेंगे और के साथ जो होगा उसको एफ जेड बोलेंगे। तो पिछले दिन का जो भी हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि सेकंड वाला और फर्स्ट वाला दोनों हम लिख सकते हैं, एक सेटिस्फाई करना चाहिए, एक नहीं सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग ने उस पर बहुत सारा काम अगर किया होगा तो मैं फोर्स के डेटा को चेंज नहीं कर रहा, सेम डेटा ले रहा हूं ताकि जाना पहचाना चीज लगे। तो पहला फोर्स था एक्स स्क्वायर आई प्लस 2y-3j, तो एक्स स्क्वायर हमारा एफ एक्स हो जाएगा और 2y-3 ये हमारा एफ वाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी y हमारा एफ एक्स होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x एफ वाई हो जाएगा। जे के साथ चाहे दो टर्म हो, एक टर्म हो, जितने टर्म हो टर्म का कोई काउंट नहीं है, उस सारे को एफ एक्स एफ वाई इस तरह से लिख लेंगे। जरूरत पड़ा तो इसको लेके आएंगे, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि और क्या करना होता है। स्क्रीन तो अच्छे से विजुअल हो रही है ना, लैग तो नहीं है ना स्क्रीन में? नो सर, लैग नहीं है। तो एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड ये हमको समझ में आ गया, कोई भी फोर्स गिवन होगा तो उसको हम निकाल लेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट का क्या है? अब देखो ये डिटर्मिनेंट पता नहीं कितने बच्चे 9th-10th में भी सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है और उसका सॉल्यूशन 0 के बराबर होना चाहिए, ये है टेस्ट कंजर्वेटिव का। तो कैसे इसका सॉल्यूशन होता है मैं उसको भी लिख देता हूँ। जैसे आई के क्रॉस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आई से ऐसे इसको क्रॉस कर देते हैं, आई के कॉरस्पॉन्डिंग दिस एंड दिस को क्लोज कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस करते हैं। मतलब द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये हमारा हो जाएगा आई डेल बाई डेल वाई माइनस सॉरी डेल वाई ऑफ एफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ वाई माइनस जे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ एक्स प्लस के डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स। ये उसका होता है एक्सपेंडेड वर्जन। अब इतना सारा ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पर भी हमको याद करना पड़ेगा। जब हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब भी ये चीज आती है। तो इसको कैसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं वो अगर ध्यान से समझ लें तो ये हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये तीन टर्म होते हैं। 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 2/2 का भी होता है, 2/2 का आसान है। जब हम इसके क्रॉस सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे और ऐसे कवर करते हैं और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस। जब हम इसके क्रॉस सॉल्व करेंगे तो इसको इसको कवर करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जब इसके क्रॉस सॉल्व करेंगे तो इसको इसको कवर करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से करते हैं। अब इस टर्म का वैल्यू इक्वेट करना है 0 के बराबर। ध्यान से सुनते रहना। अभी एक टर्म है आई का, एक टर्म है जे का और एक टर्म है के का। ये आपस में कभी जुड़ेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई इज नॉट गोइंग टू इक्वल टू बी जे। ये आई और जे वाले टर्म आपस में कभी ऐड नहीं हो सकते। लाइक 3i प्लस 2j, इसको हम लोग 5i या j ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, ये 3i प्लस 2j ही रहेगा। तो अगर हमको 0 करना है तो हमको इसका मतलब इंडिविजुअली हर टर्म को 0 करना होगा। मतलब ये टर्म इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, ये टर्म इंडिविजुअली 0 होना चाहिए और ये टर्म इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, तभी इन सब का सम 0 होगा और तभी ये जो कंजर्वेटिव फोर्स का कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा। अगर फोर्स में तीनों टर्म हो आई जे के तब तो इतना सारा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन
तुम लोग के लेवल पर तो वैसे इस चीज को रेयरली पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा भी जाएगा और हमको करना भी है तो ज्यादातर सिचुएशंस में, जैसे हमने जो फोर्स लिए थे, ये वाला जो फोर्स था वो था F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2i, क्या था उसका एक्सप्रेशन, 2i माइनस 3, सो 2i माइनस 3 जे कैप, इसमें k है ही नहीं। सिमिलरली जो दूसरा फोर्स था वो है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जे कैप। तो इसमें k जब नहीं है और जब k नहीं हो तो फिर इन सबको यूज करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये हमारा जो टर्म आया है तीसरा वाला, इसी को जीरो प्रूफ करने की हमको कोशिश करनी है। सिर्फ इसको जीरो प्रूफ कर दें तो काम हमारा हो जाए, क्योंकि इसमें एफ एक्स और एफ वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाकी सब में एफ जेड आ रहा है और एफ जेड जीरो है यहाँ पर, तो जीरो हो ही जाएगा, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ चेक करने से हमारा काम हो जाएगा। यानी कि ये दोनों फोर्स कंजर्वेटिव है, इसको ये क्वांटिटी को चेक करना है कि ये जीरो है क्या। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो नए टर्म दिख रहे हैं डेल बाई डेल एक्स, इसको हमने डी बाई डी एक्स नहीं लिखा। एक होता है डी बाई डी एक्स और ये लिखा गया है डेल बाई डेल एक्स। इन दोनों में फर्क है। इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल, और ये होता है कंप्लीट डिफरेंशियल, जिसको हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में कोई फर्क नहीं है जब तक हमारा जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल का हो। जैसे हमने कोई फंक्शन लिखा f इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, अब इसमें एक सिंगल वेरिएबल x है तो इसका और इसका मतलब सेम ही है। लेकिन अगर हम इसको 3x स्क्वायर y कर दिया तो अब ये दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया। ये 3x स्क्वायर y बाई z ऐसा कर दिया तो ये 3 वेरिएबल का फंक्शन हो गया। जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल हमारे फंक्शन में आ जाएंगे तब हम उसको कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं कर सकते। ये जो डी वाई डी एक्स है ये कर ही नहीं सकते। ये मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट और ये चीज रॉन्ग होगा। तो जब मल्टीपल वेरिएबल के फंक्शन होते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन करने का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। अब करना कैसे है? जैसे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल वाई ऑफ एफ एक्स, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह ही होता है, बस एक दो चीजें केयर करनी होती है। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया अभी के लिए 3x स्क्वायर वाई बाई जेड, लेट्स अज्यूम दिस। अब हमको इस फंक्शन को डेल बाई डेल एक्स करना है, दैट द फंक्शन इज 3x स्क्वायर वाई अपॉन जेड। ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो सिर्फ x को एक वेरिएबल की तरह देखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, लाइक 3y z सब। तो ये हमारा हो जाएगा 3y बाई जेड, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वही फॉर्मूला लेगा जो डी वाई बाई डी एक्स लेता है, तो ये हो जाएगा 2x। तो 6xy अपॉन z, ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारा। अगर इसी को हम y के रिस्पेक्ट में किए होते, डेल वाई ऑफ 3x स्क्वायर y बाई z, तो इस केस में 3x स्क्वायर बाई z ये कॉमन हो जाता है, और डेल वाई ऑफ y ये हमारा 1 के बराबर होता है, तो फाइनल आंसर आ जाता है 3x स्क्वायर बाई z ओनली। और इसी को अगर हम z के रेस्पेक्ट में किए होते डेल z ऑफ 3x स्क्वायर y बाई z, तो ये पूरा नोमिनेटर कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो 3x स्क्वायर y डेल z ऑफ 1 बाई z, 1 बाई z का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 बाई z स्क्वायर।
तो -3x² y/z²। तो इस तरीके से जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको सिर्फ वेरिएबल की तरह देखते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह, और हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ गया लाइक हमको डेल बाई डेल एक्स करना तो है, लेकिन जो करने में टर्म्स आ रहे हैं वो कुछ वाई जेड क्यू आ रहा है, इसमें एक्स आया ही नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और एक्स का टर्म ही नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो दिस इज हाउ वी डू पार्शियल डिफरेंशियल्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने में कहीं कोई दिक्कत है तो पहले वो बता लो। है दिक्कत? अब हम ये जो फोर्सेस थे, और जैसा मैंने कहा कि आई और जे हो तो सिर्फ इसको अपन चेक करने की कोशिश करेंगे। ये वाला अगर हमको चेक करना हो तो इसमें क्या लिखेंगे? डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई क्या है? 2y-3 माइनस डेल वाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा टर्म हो गया पहले वाले क्वेश्चन के लिए, चेक करने के लिए। तो तुम देखो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा टर्म 2y-3 ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये टर्म हो जाएगा 0। और डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट ही बिहेव करेगा y के लिए, तो हो जाएगा 0, तो ये टर्म आ गया 0 के बराबर। तो ये हमारा कंजर्वेटिव हो चुका। लेकिन वही दूसरा वाला अगर चेक करें, सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -2x, ये था हमारा एफ वाई, माइनस डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x-2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। अब ये 2x-2 ये कभी भी 0 के बराबर इन जनरल तो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं होने के कारण ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव है। और ये हमारा कंजर्वेटिव है। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव हुआ तो फिर हमको अलग अलग पाथ से वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं हुआ तब तो फिर हर पाथ के लिए अलग अलग वर्क डन आएगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर हमको डिफरेंशिएशन ठीक ठाक आता है और अगर हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ आ चुका है, तो देखते देखते हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि वेदर द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। और एक बार अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो फिर अलग अलग पाथ के लिए वर्डन निकालने का कोई झंझट नहीं। जैसे मान लो हमने पहला वाला क्वेश्चन के लिए 4 अलग अलग पाथ दिए थे, अब तुमने तुरंत चेक कर लिया तो ये तो कंजर्वेटिव है, यानी कि चारों के कारण वर्डन सेम होगा। अब हम एक के कारण कोई भी जो सबसे आसान हो उससे वर्डन निकालेंगे, पुट कर देंगे। इवन पाथ भी हमको जरूरत नहीं है, सीधे dx dy लिख के सॉल्व कर दो और जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट बात है, कोई भी फोर्स के कारण वर्डन निकालने में इसको हमको केयर करना पड़ता है। तो मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं कि अभी तक वर्डन में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। वर्डन एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वर्क हो रहा है। लेकिन ये भी बात हो सकती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है बट वर्डन तब भी नहीं हो रहा है,
उस केस में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी चीजें हमने बताई थी। वर्क डन आपका फ्रेम डिपेंडेंट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका फ्रेम डिपेंडेंट है। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हमको सूडो फोर्स के कारण वर्क डन काउंट करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमको दिमाग में रखना है जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इफ वी आर dealing a situation from non-inertial frame, बहुत बार हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन वी मस्ट कंसीडर the work done by pseudo forces apart from other forces, along with, sorry, apart नहीं, along with other forces. यानी कि अगर किसी बॉडी पर 4 हमारे रियल फोर्सेस लग रहे हैं और मान लो कोई एक स्यूडो फोर्स भी लग रहा है, नॉन इनर्शियल में स्यूडो तो लगेगा ही, और हमको वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने में स्यूडो फोर्स के कारण भी हमको वर्क निकालना पड़ेगा और बिल्कुल उसी तरह से वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसा कि वो रियल फोर्स है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो एक रियल फोर्स की तरह ही बिहेव करता है। ग्राउंड फ्रेम से और इनर्शियल फ्रेम से स्यूडो का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब हम एक बार नॉन इनर्शियल में चले गए तो स्यूडो फोर्स एक बिल्कुल रियल फोर्स के जैसा ही काम करता है। उसके कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, उसके एक्सेलरेशन, सब कुछ, एवरीथिंग वी कैन डू बाय दैट फोर्स। उस समय उसको स्यूडो फोर्स कि वो एक झूठा फोर्स है ऐसा नहीं बोलेंगे, वो एक रियल फोर्स की तरह ही बिहेवियर हो जाता है उसका। तो वर्क डन अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग निकाल सकते हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन जितना हमने डिस्कस किया है वर्क डन, ये मोर देन एनफ है। ऐसा नहीं कि से और ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड चीजें ज्यादा हो जाएंगी। मेडिकल लेवल पर जितनी चीजें बताई हैं वो जरूरत से भी ज्यादा है। अब हमने वर्क निकालना सीख लिया तो हम लोग को एनर्जी के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर वर्क और एनर्जी के रिलेटेड ही और इर्द गिर्द ही घूमता है। क्या होता है एनर्जी और किस तरह की एनर्जी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। एनर्जी, एनर्जी बहुत कॉमन लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये टू एबिलिटी टू डू वर्क, बहुत सिंपल, एबिलिटी टू डू वर्क, इसे बोलते हैं एनर्जी। मान लो पूरे दिन कोई काम करके आया और शाम को उसको फिर से कुछ कहा जाए करने के लिए, बोल रहा नहीं बिल्कुल थक गए, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, यानी कि काम करने की क्षमता नहीं बची। अगर कोई भी बॉडी वर्क कर सकता है मतलब उसके अंदर एनर्जी है, और अगर वर्क नहीं कर सकता तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है। सिंपल। एनर्जी भी हमारा, इसका एसआई यूनिट वर्क के बराबर ही होता है, जूल। सीजीएस यूनिट आपको पता है, और डायमेंशन भी, ये सब चीजें हमने बहुत पहले आपको कैलकुलेट करा दी है। लेकिन कभी भी कोई नया टर्म अगर इंट्रोड्यूस हो तो डेफिनेटली यूनिट्स क्या है, एसआई में, सीजीएस में, और कोई अदर यूनिट है क्या? जैसे एनर्जी का एक और यूनिट है जो हीट वाले चैप्टर में यूज करते हैं, उसको बोला जाता है कैलोरी। ये बाद में पता चला कि एनर्जी और कैलोरी सेम चीज है।
तो कैलोरी, इसको हम लोग इन शॉर्ट कैल बोलते हैं, कैल। तो 1 कैल इज इक्वल टू 4.18 जूल, इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसके बारे में जब हीट चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा, तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि ये होता है। वैसे तो एनर्जी बहुत तरह की होती है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये वो हजारों तरह की एनर्जी पॉसिबल है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। लेकिन इस चैप्टर में मोस्टली जो बातें होंगी वो सिर्फ 2 या 3 एनर्जी के आसपास हम बात करेंगे। एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और एक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है। और पोटेंशियल एनर्जी में बेसिकली 2 तरह की एनर्जी की बात हम लोग ज्यादा करेंगे। वैसे तो ये बहुत होते हैं, लेकिन 2 ही एनर्जी इस चैप्टर में ज्यादा काम आता है। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और क्वेश्चन में अगर स्प्रिंग इन्वॉल्व है तो उसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी लेनी पड़ती है, नहीं इन्वॉल्व है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी, ये तो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है किसी भी बॉडी के अंदर। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन। एक बॉडी में अगर मूवमेंट है, एक बॉडी में अगर मोशन है, तो डेफिनेटली उसके अंदर एनर्जी है। जैसे एक पत्थर को किसी दीवार के पास रख दें तो दीवार तोड़ नहीं सकता, उसके पास एनर्जी नहीं है। और उसी पत्थर को हम चला के फेंक दें तो दीवार टूट सकती है। तो हमने जब उसको फेंका, उसको मोशन दे दिया, तो उसके अंदर एनर्जी आ गई। तो हर मूविंग चीज के पास एनर्जी होती है। अगर उसको किसी चीज से टकराएंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शंस कर सकता है। और काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने का जो तरीका है वो है 12 mv²। बॉडी का मास, उसकी स्पीड या वेलोसिटी का स्क्वायर। इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला, ऑलवेज पॉजिटिव। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। एक बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं होगा तो 0 होगा, लेकिन अगर होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। वही ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके बहुत सारे चुचले हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तुम लोग ने बहुत बार पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा भी है और यूज भी किया है। कोई बता सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनीवन? अब ऐसा मत कर दो कि जूनियर बच्चे अगर इस क्लास को कभी देखें तो कहें कि बाप रे बाप, 11th क्लास के बच्चों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं पता। जो 9th में 8th में बच्चे पढ़ लेते हैं, वो बच्चे वो 11th में भी अगर उस क्वेश्चन को नहीं आंसर कर रहे तो कैसे पढ़ रहे बच्चे? बताओ, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? कोई नहीं? हैरत है। ओके, अब जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं ये थोड़ा पर्सनल है, बट फिर भी यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके टीचर ने, जिनको कभी उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने कभी ये बोला है कि तुम्हारे अंदर बड़ा पोटेंशियल है, तुम कुछ करोगे, ऐसा?
कितने बच्चों के साथ ये हसीन हादसा हुआ है कि उनके टीचर ने उनको बोला है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, या पेरेंट्स या टीचर ने कभी ऐसा बोला है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो? Raise your hands. कोई नहीं, किसी को नहीं बोला कोई, या सब सो गए हो? क्योंकि ऐसा एक सिंगल बच्चा नहीं हो सकता है जिसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके टीचर ने या उसके पेरेंट्स ने ये बात ना बोली हो। ये तो इम्पॉसिबल सी बात हो रही है। किसी को किसी ने कभी कुछ नहीं बोला। बड़ा सैड पार्ट है तुम लोग का हिस्टोरी में, तुम लोग के कैसे कैसे टीचर मिले, फिर तो बड़ा आश्चर्य वाला बात है। हम लोग तो हमेशा बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो ऐसा, ये वो बातें। लेकिन तुम लोग के टीचर ने तो बहुत धोखा दिया तुम लोग को। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इसकी, एक ही बच्चे को नहीं किसी ने बोला। चलो मान लेते हैं सारे बच्चों का नसीब ऐसा नहीं हुआ, या फिर सारे बच्चों को के साथ ऐसा नहीं हुआ, कुछ बच्चों के साथ हुआ होगा, किसी के साथ नहीं हुआ। सही है फिर तो। ना द मेन क्वेश्चन इज कि अगर कोई टीचर कहता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, या फिर पेरेंट्स आपको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो बात है, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, तो ये बार बार बात घूम फिर के वही पोटेंशियल पर आ रही है। क्वेश्चन है कि यू तुम्हारे टीचर ने अगर ये ऐसा बोला तो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा, या पेरेंट्स ने अगर ये बात कही तो ऐसा क्या देख लिया कि उनको लगा पोटेंशियल है इसके अंदर। पोटेंशियल का मतलब हाइट, पोटेंशियल का मतलब स्ट्रेंथ, पोटेंशियल का मतलब ऐसा क्या है पोटेंशियल जो देख के कोई ऐसा कमेंट करता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो? बताओ। ये आंसर नहीं करोगे तो फिर ये पोटेंशियल समझ आएगा नहीं। तो वी मस्ट आंसर। बताओ क्या देखा तुम्हारे अंदर? सब लोग ऐसे शांत शांत बैठ जाओगे तब तो फिर कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। यू हैव टू आंसर। हम लोग या फिर हम किसी को बोलते हैं, छोड़ो टीचर और पेरेंट्स के बात, कि वो क्या देखे, हम लोग भी किसी बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये टैलेंटेड है, इसके अंदर टैलेंट है, ये करेगा कुछ। तो वो एक्चुअली देखते क्या है हम, व्हाट वी एक्चुअली सी? ये टैलेंट शक्ल की तरह, बाल की तरह दिखता है क्या कभी? ये जो पोटेंशियल है, ये लड़की की हाइट बहुत ज्यादा है तो चलो उसका पोटेंशियल ज्यादा है, ऐसा होता है क्या? या लड़की की हाइट कम है तो फिर उसकी पोटेंशियल ज्यादा है, ऐसा कुछ है? कुछ भी ऐसा नहीं है। ये पोटेंशियल, और ये सब कमेंट वो लोग करते हैं जो लंबे अरसे तक किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, देखते हैं। कोई एक दिन में आके किसी बच्चे पर ऐसा कमेंट नहीं करता कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। जब बच्चे को हम लोग बहुत दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, बहुत दिन तक उसको देखते हैं, समझते हैं, तब जाके इस तरह के दिमाग में इमोशंस बनते हैं, इसके अंदर कुछ बात है, ये कुछ कर सकता है। तो फिर ऐसा बोला जाता है कि यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल। हर जगह यही पोटेंशियल बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ इसी तरह का एक चीज है। किसी ऑब्जेक्ट के किसी पोजीशन पर होने से ही उसकी एनर्जी हो जाती है, और उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब इस बात को थोड़ा डीप में समझने के लिए हम लोग एक दो एग्जांपल्स इसको समझते हैं।
जैसे एक बॉक्स है या फिर एक बॉडी है जिसको हमने ग्राउंड सरफेस से किसी हाइट पर यहाँ पर इसको रख दिया है। एक मास है m, उसको किसी हाइट पर h हाइट पर रखा हुआ है। नो डाउट इसके अंदर कोई मोशन अभी नहीं है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हमने इस बॉडी को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया नीचे, तो देखेंगे कि तुरंत कुछ देर के बाद इसके पास एक एनर्जी आई और इसने नीचे की रखी कांच को या नीचे जमीन पर कोई भी चीज ऐसा पड़ा उसको तोड़ दिया। हमने कोई भी इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी। जहां पर इसने रखा हुआ था इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ताकि ये हवा में आ जाए, और हमने देखा कि इसके अंदर कुछ तो बात था बोल के ये जमीन पर जो भी कांच है उसको तोड़ दिया। तो ये एनर्जी इसके सिर्फ यहाँ होने से है। अगर यही बॉक्स यहाँ होता तो नहीं तोड़ पाता। ये कुछ हाइट पर होने की वजह से इसके अंदर वो बात आई कि ये तोड़ सकता है अगर इसको रिलीज किया जाए तो। सिमिलरली एक हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और अभी जो ब्लॉक और स्प्रिंग का कंडीशन है, और अगर इसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर दें और हम स्प्रिंग को नहीं देख नहीं रहे, स्प्रिंग इज कवर्ड, लेट्स से स्प्रिंग कवर्ड किया हुआ है, तो पहले वाले पोजीशन में और बाद वाले पोजीशन में हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। ये अभी भी रेस्ट में है, कॉम्प्रेस्ड स्टेट में यहाँ पर इसको दबा के रखा गया है, ये पहले भी रेस्ट में था। लेकिन जब इसको रिलीज करेंगे और इसको रिलीज करेंगे जब ये नेचुरल लेंथ पर था, तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसको रिलीज करेंगे और इसके बगल में एक कांच की दीवार ऐसे लगा दी जाए तो इसको तोड़ देगा, इससे टकराएगा और इसको तोड़ के आगे निकल जाएगा। मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। तो एक ऐसी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट के होने की वजह से होती है, उस ओरिएंटेशन पर वो है, बस इसी कारण वो एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग मोस्टली काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड जो भी रिजल्ट है वो देखेंगे। इसके बाद फिर आएगा टर्म पोटेंशियल एनर्जी का। हमने थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इसलिए बात कर ली क्योंकि पहले से जो हमारे नोशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बने हुए हैं वो थोड़े डिस्टर्ब होने चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में 8th 9th में ही एक नोशन बना दिया जाता है, और वो पूरे टाइम पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ mgh मान के चलता है। उसको लगता है कि mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो वो चीज हमारा नहीं होना चाहिए। बाकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ और बातें जो हमको समझ में आनी चाहिए, और इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, जैसे पोटेंशियल और काइनेटिक, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हमारा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। ये जो दोनों को अगर कंबाइन कर दिए, इसको कंबाइंडली बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। और टोटल एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का कुछ और भी डेरिवेशन से रिजल्ट है वो हमको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं के से डिनोट करूं तो इसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, आपको याद होता है। और एक टर्म होता है मोमेंटम, जिसको हम लोग एम वी लिखते हैं। बहुत बार काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक चीज हमको याद करनी है कि पी स्क्वायर करने से ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई करने से एक एम का टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो के। यानी दो रिजल्ट हम लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये मोमेंटम के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, और इसी से अगर p के लिए सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2m के अंडर रूट ओवर।
तो दो रिजल्ट हमारे बहुत काम के हैं, अलग अलग क्वेश्चन में 11 12 सब जगह ये हमारा काम आता है। मैक्सिमम जगह ये काम आने वाला है, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी से एक फॉर्मूला बनता है हमारे, जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने कहा था कि वर्क जो है वो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और टेकिंग आउट एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी। यानी कि अगर कोई बॉडी है जिसके पास पहले से कुछ एनर्जी है नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाया वर्क वर्क करके हम उस बॉडी में या तो एनर्जी दे सकते हैं या उससे एनर्जी ले सकते हैं। अगर वर्डन पॉजिटिव हुआ तो बेसिकली हम उस बॉडी को एनर्जी देंगे, और अगर वर्डन निगेटिव हुआ यानी मतलब उससे हम एनर्जी निकालेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अकाउंट में हमारा जो अकाउंट बैलेंस होता है, अगर हमने उसमें कुछ पैसा डिपॉजिट किए तो जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, और हमने उसमें से अगर पैसे निकाल लिए तो बैलेंस घट जाएगा। तो बैलेंस इज एनर्जी। हम डिपॉजिट जो कर रहे हैं दैट इज आवर वर्क। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर नेगेटिव हुआ तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। और इसी बात को फिजिक्स में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका सिर्फ एक ही काम है कि नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी। अब ये नेट वर्क डन है, इसका मतलब ड्यू टू ऑल फोर्सेस, ऑब्वियस सी बात है। इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो नेट वर्क डन डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, या फिर हम लोग लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। कुछ इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है। हाफ एम यू स्क्वायर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आया कैसे। लॉजिकली तो हमने बता दिया कैसे आता है, लेकिन मैथमेटिकली भी इसका प्रूफ हमारा होना चाहिए। तो एक छोटा सा सिंपल सा प्रूफ है। वी कैन सिंपली लर्न कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी पर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, लाइक एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इन सब का एक रिजल्टेंट होगा एफ नेट, और इसको हम लोग मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे न्यूटन्स के सेकंड लॉ से आता है, और यहां से एफ नेट को मास टाइम्स एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, या फिर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या फिर वी डीवी बाई डी एक्स। हम यहाँ पर वी डीवी बाई डी एक्स लेंगे एक्सेलरेशन के लिए। वी कैन टेक वी डीवी बाई डी एक्स। क्यों लिया? अब डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये एफ नेट डॉट डी एक्स कुछ इस तरह का ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और ये हमारा हो गया एम वी डी वी। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म आ रहा है ये टोटली वर्क डन का ही टर्म है। नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्क डन। अब डिपेंड करता है कि नेट फोर्स कांस्टेंट है तो फिर पाया जाएगा, नहीं कांस्टेंट है तो जैसे जैसे वो किया जाता है इंटीग्रेशन वैसे वैसे करना पड़ेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में जो टर्म आ रहा है वो ध्यान से देखने की जरूरत है। राइट हैंड साइड में लिमिट अगर डालें u टू v तो ये m तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और अगर लिमिट पुट करेंगे u टू v तो ये वही टर्म बन जाएगा हाफ
mv² minus half mu square. तो नेट वर्क डन इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये यहीं से प्रूव हो जाता है। ये हमारा एक तरीके से नेट वर्क डन है। तो कोई भी बॉडी पर अगर हमको वर्क को कैलकुलेट करना है, एक तो तरीका है कि भाई सारे फोर्सेस का इंडिविजुअली हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये सब देख के और उसको डायरेक्ट मेथड से वर्क डन निकाल लें। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस भी हैं जहां पर डायरेक्ट हम वर्क डन निकालेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और उस तरह के सिचुएशन में रादर देन कि हम डायरेक्ट वर्क डन निकालें, हम वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन निकाल सकते हैं। इसमें हम बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कितना हुआ वो निकाल लेंगे और सारे फोर्स के कारण इंडिविजुअली वर्क डन ले लेंगे। तो जो एक कोई मान लो फोर्स है जिसके कारण वर्क डन को नहीं पता, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी थ्योरम पर क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। एक सिंपल से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पेंडुलम है जो कहीं सीलिंग से लटका हुआ है और ये वर्टिकल लाइन है और यहां से वो लेट से उसका जो स्ट्रिंग है वर्टिकल के साथ वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। The angle made by this string is 60 डिग्री और ये स्ट्रिंग की लेंथ L है और यहाँ पर रिलीज फ्रॉम रेस्ट पेंडुलम बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। यहाँ से इसको रेस्ट से रिलीज किया गया है। आपको बताना है फाइंड इट्स स्पीड when string become vertical। ये स्ट्रिंग जो है वो अगर वर्टिकल पोजीशन पर आ जाए, ऐसा मूव करते हुए एक न एक समय ऐसा आएगा, इसको रिलीज करेंगे तो जब ये यहाँ से क्रॉस कर रहा होगा तो ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। उस समय इसकी स्पीड कितनी है ये बताना है। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए। हाँ बताइए क्या है। रूट जी एल। रूट GL। ओके, क्या सबका यही आ रहा है? नाफिया, आध्या, जो Yes, लोगों sir. ने यही आंसर है। Yes, sir. ओके, तो देखो वैसे तो आई डोंट नो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी समझ में आता होगा। लेकिन हमने जो भी अभी तक पढ़ाया सिर्फ उसी के बेसिस पर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं और इसको हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है। तो जब पेंडुलम बॉब को हम रिलीज करेंगे तो कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे एक फोर्स है हमारा mg और एक फोर्स है हमारा टेंशन। डू वी हैव एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉब? क्या कोई और फोर्स है जो इसके अलावा लग रहा है? नहीं। तो अगर हमको फोर्स के कारण वर्क डन निकालने की बात है तो सिर्फ यही दोनों के कारण हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा। दूसरी बात है कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनाने वाले हैं। जब भी कोई मूवमेंट होगा तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर होंगे। इसलिए हम लोग श्योर हैं कि नेट वर्क डन में जो वर्क डन बाई टेंशन होगा वो 0 हो जाएगा।
यानी कि अब पूरा का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण वर्डन निकालने में। और इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया जा चुका है कि ये कैसे आता है नीचे, इसमें हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नीचे कितना आया सिर्फ इसी में इंटरेस्ट है, क्योंकि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो वो बेसिकली यही डिस्टेंस होगा। वर्डन बाई ग्रेविटी हम लोग लिख सकते हैं mg, और जो भी फोर्स है इंटू s इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये s कॉस ऑफ थीटा क्या होगा? तो s कॉस ऑफ थीटा, ये पहले भी हमने पिछले दिन सिखाया था कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज s। और अगर ये एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है तो s कॉस अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और ये डिस्टेंस s है तो ये जो हमने छोटा सा बनाया है यही हमारा s cos अल्फा है, दिस इज s cos अल्फा। रादर देन कि हम s निकालें, अल्फा निकालें, फिर s cos ऑफ अल्फा निकालें, या थीटा, थीटा ही लिख लो, थीटा ही लिखा हमने, थीटा ही लिखो। तो cos थीटा, हम पहले थीटा निकालें, फिर s निकालें, फिर s cos थीटा निकालें, हम सीधे सीधे ये जो छोटा सा डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इजी। कैसे? ये L है तो ये जो डिस्टेंस है 90 डिग्री के केस की वजह से ये L cos 60 हो जाएगा, और ये पूरा स्ट्रिंग का लेंथ L है, तो हम सीधे से देख सकते हैं कि जो s cos ऑफ थीटा है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू L माइनस L cos 60 डिग्री। और यहाँ पर mg तो रहेगा ही रहेगा, ये हो गया वर्डन बाई ग्रेविटी, एंड दिस इज इक्वल्स टू mgl 1 माइनस cos 60 का होता है 1/2, तो ये हो जाएगा mgl अपॉन 2। Now this is the work done by gravity and work done by tension zero. According to work energy theorem, W dot E dot T, net work done 0 plus mgl by 2 is equals to change in kinetic energy. Final kinetic energy हमको नहीं पता है तो हम हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन इनिशियल kinetic energy what is released from rest, तो डेफिनेटली kinetic energy को जीरो लेना पड़ेगा। बस इसके बाद कुछ भी बचा ही नहीं है सॉल्व करने को। mgl by 2 is equals to half mv square, half will get cancelled, m will get cancelled, सीधे सीधे v को रूट gl लिखा जा सकता है। तो जिन बच्चों से नहीं हुआ वो लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड देयर आर डिफरेंट अदर वेज आल्सो by which we can solve this question. अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको हम लोग को करना है। एक हमारा रफ इंक्लाइंड सरफेस है जिसका बिल्कुल स्ट्रेट इंक्लाइंड नहीं है, वैली जैसा पोजीशन है, और एक बॉडी को और एक बॉक्स हो रहा था। हम लोग ने स्लोली इस ए पॉइंट से टॉप पॉइंट बी तक मूव किया है, और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ताकि, और ये सरफेस में फ्रिक्शन भी है, म्यू भी है, म्यू इज थ्रू आउट द सरफेस। ये हाइट हमको दी गई है y, और ये जो ए से मिनट से ये पॉइंट ओ है तो इसका जो डिस्टेंस दिया गया है वो है x दिया गया है, लेट्स से दिस इज x। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वर्क डन find the work done by applied force in slowly moving
the mass from A to B. स्लोली मूविंग का मतलब हो जाएगा कि उसके स्पीड में, मतलब पहले ही वो रेस्ट में है और वहां पर जाने के बाद भी वो रेस्ट में ही पहुंचेगा, उसमें कोई स्पीड नहीं आएगी, पूरे टाइम वो जो है वो इक्विलिब्रियम में है ऑलमोस्ट, ऐसा मान के चल रहा है। चलिए ट्राई कीजिए इसको। ब्लॉक का एक्सक्यूज मी मास, सर, आपको पाथ लेंथ देनी पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का पाथ पे। अरे राम, ऐसा नहीं देना पड़ेगा। हर इंस्टीट्यूट में शुरू के 3 या 4 चैप्टर उस संभव मैनेज करते हैं ढंग से पढ़ाने का। किसी इंस्टीट्यूट में बेसिक मैथ्स अच्छे से पढ़ा देंगे, बहुत अच्छी बात है। किसी में शुरू के 2-3 चैप्टर अच्छे से पढ़ा देते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स। वैसे कुछ बच्चे जो वीक होते हैं उनको उन सब चैप्टर में भी प्रॉब्लम होता है, ढंग से पढ़ाने के बावजूद प्रॉब्लम होता है। लेकिन असली समस्या जो है, जो एक ढंग से पढ़ने वाले बच्चे को समझ में आती है, वो आती है 3-4 महीने के बाद, जब वो सिलेबस को रन करते हैं अंधाधुंध, एक एक दिन में अच्छे अच्छे टॉपिक्स को बिल्कुल बिना उसके डेप्थ में बताए, बिना उसके बारे में उसका आइडिया दिए, सिर्फ फॉर्मूला क्वेश्चन इस तरीके से। और बच्चे को भी लगता है कि हाँ चल तो रहा है, काम तो हो ही रहा है, बना तो रही है। ना ही उसने उस टॉपिक को फील किया, ना ही उसने उस टॉपिक के बारे में कुछ ऐसा सीखा जो उसको मतलब लगे कि हाँ यार ये भी एक तरीका अच्छा है। वो सिर्फ मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल 2-4 क्वेश्चंस इसी तरह से सीख के वो सेटिस्फाई हो जाता है, और ये वर्क एनर्जी से स्टार्ट हो जाता है, और ये पूरा फिजिक्स तक चलने वाला है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम ही नहीं है देने को, तो कैसे करेंगे वो। इसमें जो गुड लर्नर्स होते हैं कि नहीं भाई हमको मार्क्स तो लाना भी है, लेकिन अपने को सीखना भी है, कॉन्सेप्ट भी सीखना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक जो नॉर्मल इंजीनियरिंग दिमाग है वो हर बार यही सोचता है कि क्यों हो रहा है, इसमें क्या खास बात है, इसको और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको चीजों की वर्किंग नहीं आएगी उसका एप्लीकेशन कैसे आएगा, वहां जाके उसको दिक्कत समझ में आती है। और बहुत सारे बच्चों तो अपने ही ऊपर ही सारा दारोमदार ले लेते हैं कि हम ही गधे थे इसलिए हमको नहीं समझ आया। एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा को फिजिक्स समझ में आ जाना चाहिए, अगर उसको तरीके से ढंग से चीजें बताई जाए तो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ढंग से बताया ही नहीं गया, अब वो अपने को ही कल्प्रिट मान रहा है कि नहीं मैं हम ही गधे थे जो हमको नहीं आता फिजिक्स, बाकी सब बहुत अच्छे तगड़े बच्चे हैं। तो इंस्टीट्यूट्स में ये सारी चीजें बहुत कॉमनली हम फील कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ाया और हम पढ़ा भी रहे अभी, तो वी नो कि चीजें कैसे चलती हैं इंस्टीट्यूट्स में। इस क्वेश्चन में वी डोंट नीड द पाथ लेंथ, वो जो आर्बिट्ररी पाथ है इसकी लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट थिंग, वो सब ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया। अब कैलकुलेशन है, करके दिखाओ। हाँ बताइए। सर मुझे पक्का पता नहीं मेरा आंसर सही है कि नहीं। fx² अपॉन √x² + y²। एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √x² + y²। सबसे पहले तो ये आंसर, अच्छा ठीक है, नहीं डायमेंशनली करेक्ट है, वैसे ये आंसर रॉन्ग है। निकाला कैसे, थोड़ा हमको ये बताओगे कैसे इसको कैलकुलेट किए। सर तो इसका आंसर fx आएगा क्या? मुझे 2 मिनट आता। दोनों रॉन्ग है। नहीं ये निकाला कैसे, पहले वो बता। सर वो
मैंने मतलब ऐसा रहता है ना कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेदर तो दैट फोर्स इज कांस्टेंट, वो जो अप्लाइड फोर्स हम लगा रहे हैं उसका वैल्यू कांस्टेंट है। स्लोली मूविंग लिखा है इसलिए। ओके सर। स्लोली मूविंग में फोर्स कांस्टेंट हो गया। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा ऐसा। तो कांस्टेंट नहीं होगा तो हमको पाथ डिपेंडेंसी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी हाँ पड़ेंगी। फिर तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का बात ही नहीं हुआ। ओके, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप नहीं होगी कोई भी चीजों की, तो फिर लॉन्ग रन में हम पीछे ही हो जाएंगे। भले हमारा नीट है और नीट में बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हमारे बच्चों ने नीट की प्रिपरेशन के बावजूद इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, उसमें फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आया और वो फिर से इंजीनियरिंग में ही एडमिशन हो गया। पता नहीं तुम लोग को बताया भी था मैं, क्या नाम था उसका, शांतनु मैती। शांतनु मैती, देखो हमको याद आ गया नाम उसका। उसका भाई अभी 12 में पढ़ रहा है, आकाश में ही। अभी अभी शायद 12 में, हाँ, या पास आउट हो गया, याद नहीं है। नहीं, शायद 12 में होगा। शांतनु मैती मेडिकल पढ़ रहा था, वो मेडिकल करना था उसको, लेकिन वो मैथ्स भी साथ साथ पढ़ता था। तो उसके मेडिकल से ज्यादा फिजिक्स में, मतलब मेडिकल में उसके बायो में उतने मार्क्स नहीं बने, फिजिक्स में उसके इंजीनियरिंग का उसने मेंस दिया, मेंस में उसके ज्यादा 95 परसेंटाइल आ गया, उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया उसने। पॉइंट इज कि फिजिक्स कॉमन होता है इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल में भी, और कॉन्सेप्ट को सीखना अलग बात है, और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हम डेली बेसिस पर सॉल्व कर रही है अलग। हाँ बताओ। सर वर्क डन बताओ ना। बताइए। mgy प्लस म्यू mgx। एम जी वाई प्लस म्यू एम जी एक्स, ये कुछ दम है इस आंसर में। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि इस बॉडी पर जो फोर्स के कारण हम वर्डन निकालना चाहते हैं वो फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि कोई भी छोटा सा पार्ट लेंगे तो उसमें एम जी कॉस ऑफ थीटा अलग अलग होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हर जगह चेंज हो रहा है, और एम जी साइन थीटा का वैल्यू भी अलग अलग होगा, और हमको उतना ही फोर्स लगाना है ताकि ये जस्ट मूव कर सके। मतलब जैसे अगर एक छोटा सा पाथ बनाया जाए, लेट्स एक छोटा सा यहाँ पर इंक्लाइन बना लो, वेरी स्मॉल, एकदम छोटा सा टुकड़ा काट देखिए बना दिया यहाँ पर। अब ये अगर उस समय एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये अल्फा वेरिएबल है, तो उस समय अगर किसी बॉडी को इस पर पुल करना होगा तो फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा और एम जी साइन अल्फा भी पीछे लगेगा, तो उस समय एफ का वैल्यू एम जी म्यू एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा। क्लियरली देखा जा सकता है कि ये अल्फा के वेरिएबल होने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म वेरिएबल, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इसलिए एफ एक वेरिएबल फोर्स है, पहली बात। और कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो एक फोर्स है एम जी, एक फोर्स है नॉर्मल, और एक फोर्स है फ्रिक्शन। टोटल 4 फोर्सेस इस बॉडी पर लग रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल, एम जी एंड फ्रिक्शन। तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट वर्क डन निकालना थोड़ा मुश्किल जाएगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल हो गया है, तो ये निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, बला बला, बहुत सारी काम। तो इसका ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव हमने बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हर फोर्स के कारण इसमें वर्क डन निकालना पड़ेगा ताकि नेट वर्क डन निकाल सके। तो वर्क डन बाई नॉर्मल, सबसे पहले तो हम नॉर्मल के कारण वर्क डन निकालेंगे। क्या होगा नॉर्मल के कारण वर्क डन? तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और मूवमेंट जो है वो हमेशा अलोंग द सरफेस है, यानी कि वर्क डन बाई नॉर्मल 0 हो जाएगा। ये जो मैं बार बार वर्क डन बाई टेंशन 0 कर रहा हूँ, ये वर्क डन बाई नॉर्मल 0 कर रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना कि नॉर्मल कभी वर्क करता ही नहीं है।
इस सिचुएशन में नॉर्मल के कारण वर्डन 0 होगा। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? सर मेरा mgy माइनस म्यू mgx आ रहा है। mg/, माइनस, यहाँ माइनस आ रहा माइनस। हम्म। है। लेट्स सी, वर्डन में नॉर्मल 0। अब वर्डन बाई ग्रेविटी, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट फोर्स है और हमको पता है कंजर्वेटिव होने के कारण इसको कैसे लेके जा रहे हैं ऊपर, ये मैटर नहीं करता। कितना ऊपर लेके जा रहे हैं यही मैटर करता है। नहीं तो फिर से वैसा ही डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बना दो, कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लोगे तो ये वाई ही आएगा। चूंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए वर्डन नेगेटिव होना चाहिए। ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगता है और बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो वर्डन में ग्रेविटी हो जाएगा -mgy। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया है एक सर्कुलर पाथ के लिए। जो काम किया है वही काम यहाँ पर करना है। तो ये हमारा वर्डन बाई ग्रेविटी भी हो गया। वर्डन बाई अप्लाइड फोर्स, ये तो अपने को निकालना है, ये हमको निकालना है। अब वर्डन बाई फ्रिक्शन भी देख लेते हैं। तो वर्डन बाई फ्रिक्शन का प्रॉब्लम ये है कि ये भी एक वेरिएबल फोर्स बन रहा है, लेकिन जैसा मैंने एक छोटा सा पाथ लिया तो इस छोटे से पाथ में छोटा सा कोई भी टुकड़ा काटेंगे और उस छोटे से पाथ को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। लेट्स से थोड़ा इसको बड़ा करके जूम करके बना लो ऐसा। ये लेंथ हमारा है डी आर। लेट्स अज्यूम दिस लेंथ इज डी आर। अगर बॉडी ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और ये एंगल उस समय हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बन रहा है जैसे पहले बनाया था, तो इस सिचुएशन में फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस अल्फा। और डिस्प्लेसमेंट अगर डी आर है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली माइनस का टर्म आएगा एफ डॉट डी आर वर्क डन बाई फ्रिक्शन डी डब्ल्यू एफ। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू एम जी कॉस अल्फा इंटू डी आर, और एफ और डी आर के बीच का एंगल 180 डिग्री होने की वजह से माइनस लगा देंगे कॉस 180 डिग्री। हम देखेंगे कि ये जो वर्क आ रहा है इसमें एक टर्म है म्यू एम जी का जो कि एक कांस्टेंट है और एक हो रहा है डी आर कॉस अल्फा। ये जो डी आर है यहां से यहां तक ए टू बी, ये जो लेंथ है ये डी आर है। डी आर कॉस अल्फा इज नथिंग बट दिस लेंथ डी एक्स। इसको हम चाहे तो डी वाई बोल सकते हैं। तो डी एक्स आ रहा है। अगर टोटल वर्डन निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे डी एक्स, क्योंकि म्यू एम जी तो बाहर निकल जाएगा, और ये सारे डी आर कॉस अल्फा इज नथिंग बट डी एक्स, ये सारे डी एक्स जब ऐड होंगे तो डायग्राम के अनुसार ये हमारा एक्स बन जाएगा। मतलब वर्डन बाई फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स। तो जो चौथा फोर्स के कारण वर्डन निकालने का बात था वो हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम में नेट वर्क डन जो होता है वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब नेट वर्क डन में इन सबके कारण वर्क डन जोड़ा पड़ने का। अब ये तो वर्क डन में अप्लाइड फोर्स तो हम ले ही नहीं कि अननोन की तरह एक्ट करेगा, यानी कि माइनस एम जी वाई माइनस म्यू एम जी एक्स प्लस वर्क डन बाई फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक हमने स्लोली मूव किया है, ए से बी, पूरे टाइम बॉडी रेस्ट में है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो ही लेना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा काइनेटिक एनर्जी का। और यहीं से हमारा वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स निकल जाएगा एम जी वाई प्लस म्यू एम जी एक्स। जो पहला आंसर मल्हार ने बताया था वो बिल्कुल सही था, वो माइनस नहीं आएगा, वह प्लस ही रहेगा। वो ये प्लस ही रहने वाला है, म्यू एम जी वाई प्लस म्यू एम जी एक्स। ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट वर्क डन निकालना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने ऑल्टरनेट तरीका यूज किया।
और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाले हैं। समझ आई बात? बहुत बार बच्चे इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज होते हैं। ये एक बॉडी है, दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज हैं। एक बॉडी का मास है m, एक बॉडी का मास है 2m। दोनों पर सेम फोर्स हमने लगाया और दोनों को सेम डिस्प्लेसमेंट दिया। अगर हम पूछें कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, K1/K2, क्या होगा बताइए? ये हमारा बॉडी 1 है, ये हमारा बॉडी 2 है। व्हाट विल द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी K1/K2? हाँ मल्हार बताएं। 1:1। आप ही आप बताएं। Sir, 1:1. ये आंसर 1:1 आता है। बहुत बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, और इसको अलग तरीके से पूछने का जो तरीका होता है वो भी बता देता हूँ। हमारा दोनों पर फोर्स सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि नेट एनर्जी, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों इनिशियली रेस्ट में थे तो दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और इसे मास का कहीं रोल नहीं है। दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट। तो पूछा जाता है कि एक मास m पर या कोई बॉडी पर फोर्स लगाया गया और उसको डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास टू द पावर 1 2 0 -1/2। मास की इंडिपेंडेंट है ये। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 0। और ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है और इससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि m मास का भी काइनेटिक एनर्जी जितना होगा 2m मास का भी वही होगा। अगर हम ये 3m मास दे दें तो भी यही होगा। मास का कहीं कोई रोल है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी में। अब बच्चों को यहाँ पर लगता है कि सर ये थोड़ा ऑड नहीं हो रहा है, फोर्स मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमारे लिए कंसर्न है ही नहीं। हमारे लिए कंसर्न है कि वो कितना मूव किया, और अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो वो थोड़ा जल्दी मूव कर जाएगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो वो थोड़ा देर से मूव करेगा। वर्डन में कभी भी टाइम का रोल नहीं होता। देर इज नो रोल ऑफ टाइम, देर इज नो रोल ऑफ टाइम इन वर्क डन। वर्क कितने देर में हो रहा है इसका कहीं कैलकुलेशन हम नहीं करते। उसके लिए एक अलग टर्म डिफाइंड, इसको बोलते हैं पावर। वर्क कितना हुआ बस इसी से मैटर करता है। मतलब ये m यहाँ से ये d डिस्टेंस पर कितने देर में जा रहा है, और ये 2m कितने देर में जा रहा है, और ये 3m कितने देर में जाएगा, ये टाइम अलग अलग हो सकते हैं। ये फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, और एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा तो टाइम अलग हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वर्क अलग हो जाएगा। वर्क इज गोइंग टू बी द सेम एंड एनर्जी इज गोइंग टू बी द सेम। एक इम्पॉर्टेंट बात है ये, इसको ध्यान पर रखना है। तो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दो बातें आपको बता दी गई हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पोटेंशियल एनर्जी और उसके
रिजल्ट्स और उसकी चीज़ें और बताई जाएंगी। वेंसडे को कल आपकी क्लास नहीं हो रही, नो क्लास टुमारो, क्योंकि कल हम ट्रांजिट में होंगे। वेंसडे को मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास जो कल वाली क्लास है वो शिफ्ट हो जाएगी मॉर्निंग में 12 वेंसडे को। सेम टाइम 6 to 7:30। और आपका जो टेस्ट होगा वो वेंसडे को नहीं होगा। आपका जो अब ऑनलाइन टेस्ट होगा ये हो जाएगा संडे या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे को ले सकते हैं, सैटरडे को हो सकता है, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होती, सैटरडे को कर सकते हैं अपन टेस्ट, सैटरडे या संडे जैसा भी चॉइस हो। सैटरडे को हम पेपर अपलोड करके उसको ओपन रख देंगे, तो ये सैटरडे संडे को टेस्ट हो जाएगा ऑनलाइन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।